नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद जॉब यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी इंटर 2023 के प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन बैंक के सेट 4। हम लोग बाकी के सेट 3 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सेट 4 में भी टोटल 70 जीके और जीएस के क्वेश्चन मिला के है। तो चलिए हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। और ये शाम को 4 बजे इसका पार्ट 3 यानी इसका सेट 3 आज शाम को 4 बजे आने वाला है, और इसका भी वीडियो आने वाला है कल से। डेली 5 सेट इसका वीडियो आएगा बिहार स्पेशल का, एडिटोरिया का बिहार स्पेशल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ। वे क्या थे? वह कोलंबिया के राष्ट्रपति थे? नहीं, कोलंबिया के राष्ट्रपति नहीं थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे? फुटबॉल खिलाड़ी थे या अंतरिक्ष यात्री थे? बिल्कुल वह नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इनको नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए दिया गया था, और इनको 2014 में इनका मृत्यु भी हो गया था। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, ये किस देश से संबंधित थे? या कोलंबिया से संबंधित थे। कोलंबिया के साहित्यकार थे, लेकिन वहां के राष्ट्रपति ये नहीं थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग साहित्य से संबंधित नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया था? ठीक है, 2022 के लिए दिया गया था। 2023 में किसे दिया गया था? तो एनी अर्नोक्स को दिया गया था। किसे? एनी अर्नोक्स को दिया गया था। एनी अर्नोक्स को दिया गया था साहित्य के लिए। इनका क्या पुस्तक, पॉपुलर पुस्तक क्या है इनका? द एमेंस प्ले अ कॉम्फर्ट स्टोरी ईयर्स, इनके लिए ये दिया गया था। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बाकी इसमें हम लोग आगे देखते रहेंगे। 2002 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत फैक्ट देखने वाले हैं। ठीक है, 2014 विंबलडन ओपन किसने जीता था? देखिए ये 2015 में एग्जाम होता है, इसलिए 2014 का इसमें करंट अफेयर पूछा था। तो उस टाइम पेट्रा क्विटोजोवा के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 4 ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, ये फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, एक साल में 4 होता है। तो पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, और फिर उसके बाद यूएस ओपन होता है। ठीक, याद रखिएगा इसे। इसमें क्या हुआ? तो 2023 में कौन विजेता रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। सब टेनिस के ग्रैंड स्लैम है, टेनिस के प्लेयर ही ये करते हैं। नेक्स्ट इसमें कर लेते हैं। तो एओ एओ जो है, एओ मतलब हुआ ऑस्ट्रेलिया ओपन। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन कौन है? पुरुष में सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे ट्रिक बजाते हैं, यहाँ पे एन। ठीक है, ये फ्रांस में भी एन और यूएस में भी एन, याद रखिए। इससे क्या हुआ? नोवाक जोकोविच। कौन है ये? नोवाक जोकोविच। हम केवल नोवाक लिख देते हैं, जे लिख देते हैं। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, फ्रेंच ओपन 2023 और यूएस ओपन 2023 जीते थे। लेकिन मेल में जो विंबलडन ओपन 2023 है, ये किसके द्वारा जीता गया था? यह जीता गया था कार्लोस अल्काराज के द्वारा। किसके द्वारा? कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया था। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले? सर्बिया के रहने वाले। ये भी क्वेश्चन आता है किस देश से संबंधित है? सर्बिया के रहने वाले हैं। और कार्लोस अल्काराज स्पेन के रहने वाले हैं। ये भी आप याद रखिएगा। फीमेल में किसने जीता है? फीमेल का हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो महिला से ना पूछा गया, तो हम लोग फीमेल का देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन फीमेल में किसने जीता था? आर्यन सबलेंका जीता था। किसने? आर्यन सबलेंका के द्वारा जीता गया था फीमेल में। फ्रेंच ओपन का फीमेल का किसने जीता था? ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया था। ईगा स्वीटेक फ्रेंच ओपन जीती थी। विंबलडन ओपन किसने जीता था? मार्केटा वेप्रोसोना। मार्केटा वेप्रोसोना। आप मार्केटा यहाँ पे हम लिख देते हैं शॉर्ट में, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यूएस ओपन की महिला में किसने जीता था? तो कोको गॉफ के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा? कोको गॉफ के द्वारा जीता गया था। ठीक है, चलिए ये हो गया। बाकी इसमें जो है यह मर्टेसा यह किस देश से संबंधित है? मर्केटा तो ये चेक गणराज्य से संबंधित है। ये भी आप याद रखिएगा। तो ये हो गया पूरा 2023 का विंबलडन ओपन। बस इतना ही, आपको 4 ही याद रखना है, बहुत ज्यादा पढ़ने का जरूरत इसमें नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? कौन सा युग में सही नहीं है? यहाँ पे देश और उसका राजधानी दिया। मिस्र की राजधानी काहिरा, बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब ये सही है। मिस्र की राजधानी काहिरा। केन्या की राजधानी नैरोबी, सही है। सूडान की राजधानी खार्तूम, सही है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं होता है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रो प्रो प्रोटोरिया है। क्या है? प्रीटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रीटोरिया है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। दक्षिण अफ्रीका का जो राजधानी प्रीटोरिया, इसका संसद कहाँ पे स्थित है? केप टाउन। लेकिन इसका फेमस शहर जो है केप टाउन है, यहीं पे इसका पार्लियामेंट यानी संसद है। दक्षिण अफ्रीका के संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट है। मिस्र की राजधानी क्या है? दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका मुद्रा रैंड है। ठीक है, रैंड दक्षिण अफ्रीका मुद्रा है। बाकी और देश के बारे में देख लेते हैं। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा है। और मिस्र का संसद का नाम क्या है? सूरा परिषद। क्या नाम है? मिस्र के संसद का नाम क्या है? सूरा परिषद मिस्र के संसद का नाम है। और यहाँ का मुद्रा क्या है? पाउंड यहाँ का मुद्रा है। ठीक है, मिस्र का।
सूडान का हम लोग बारे में देख लेते हैं। सूडान के जो संसद का नाम क्या है, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली है, ठीक है, नेशनल असेंबली है, एनए लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नेशनल असेंबली सूडान। सूडान का क्या है, संसद का नाम है। यहाँ का मुद्रा दक्षिणी सूडान पाउंड है, दक्षिणी सूडान पाउंड यहाँ का मुद्रा है, ये भी आप याद रखिएगा। केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी है। और केन्या की मुद्रा क्या है, केन्या की मुद्रा है या केन्या केनियन, केन्या केनियन इनका मुद्रा का नाम है, केन्या केन्या, ठीक है। केन्या सीलिंग, केनियन सीलिंग यहाँ का मुद्रा का नाम है। और यहाँ का पार्लियामेंट का नाम भी नेशनल असेंबली है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते आगे, नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है, दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है, वह है आर के नारायण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आर के नारायण का। और सारा जो उपन्यास कौन है, द डार्क रूम है, द डार्क रूम हम बोल देते हैं, आप सुन लीजिएगा ध्यान से। द डार्क रूम, मालगुडी गेज, गाइड, माई डेज, ये सब किसके द्वारा, आर के नारायण के द्वारा लिखा गया था। आर के लक्ष्मण भी एक उपन्यासकार है और इनके द्वारा इनका जो फेमस उपन्यास है द मैसेंजर है, सर्वेंट ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा लिखा गया था, ठीक। तो ये लिखा गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हम पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर अवस्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पे, महानदी पे अवस्थित है। और महानदी जो है यह कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ के सिहवा नामक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, सिहवा नामक पहाड़ी से निकलती है। और ये सिहवा नामक पहाड़ी कहाँ स्थित है, एक क्वेश्चन एमटीएस में आया हुआ था, ठीक है। तो आपने हर एक एक पॉइंट आप ध्यान से पढ़िए। कोई ना, हम जितने यहाँ पे बता रहे हैं सब किसी ना किसी एग्जाम में या तो आया हुआ है, नहीं तो आगे आएगा, ठीक। इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कहाँ से, और यहाँ से निकल के, सिहुआ से निकल के, छत्तीसगढ़ से निकल के बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है नदी। कहाँ पे गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसका लंबाई कितना है, महानदी की लंबाई 885 किलोमीटर, माफ कीजिएगा 885 किलोमीटर है। और इसका सहायक नदी कौन है, ब्राह्मणी। इसका सहायक नदी कौन है, ब्राह्मणी और वैतरणी, ब्राह्मणी और वैतरणी इसके सहायक नदी है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। जो हीराकुंड बांध है महानदी पर बना हुआ है और विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है, विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। एक सबसे ये दामोदर से रिलेटेड एक याद रखिएगा, सबसे पुराना योजना, सबसे प्रथम बहुउद्देशीय घाटी परियोजना भारत का कौन सा है, दामोदर घाटी परियोजना। कब शुरू किया गया था, 1948 में शुरू किया गया था दामोदर घाटी परियोजना, ये भी आप याद रखिएगा। जिसकी लंबाई कितना, 4.8 किलोमीटर लंबाई है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हुगली नदी कहाँ, हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, कलकत्ता शहर स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। हुगली नदी के ही अंडरग्राउंड में जो भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो चल रहा है, हुगली नदी में ही, कहाँ से, कोलकाता में चल रहा है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, कोलकाता में। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में हम लोग धान उगाते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक खाद्य पदार्थ में यूज होने वाला कौन सी है, तो धान ही है। मतलब हम लोग सबसे ज्यादा चावल खाते हैं भारत में। अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा खाने में कौन सा चीज यूज होता है, तो गेहूं यूज होता है। तो दुनिया और भारत में देख, हम लोग केवल ज्यादा चावल खाते हैं। और गेहूं जो है, पूरी दुनिया अगर ओवरऑल देखे तो गेहूं सबसे ज्यादा खाया जाता है। चावल में एक विटामिन होता है, विटामिन बी 1। कौन सा, विटामिन बी 1 था चावल में होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमीन है, ये भी याद रखिएगा। गेहूं के बारे में दो चीज याद रखिए, गेहूं के अगर प्रति हेक्टेयर में पूछे, तो उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य कौन है, पंजाब है। प्रथम हेक्टेयर में प्रथम राज्य पंजाब है। और सर्वाधिक पूछे तो उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक में उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा, ठीक है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे गुजरात है। जो हाल ही में एमटीएस का एग्जाम हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन आया होता है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। दिनार किस देश की मुद्रा है, दिनार किस देश की मुद्रा है, ये आपसे पूछ रहा है। दिनार जो है इराक की मुद्रा है, इराक की मुद्रा है दिनार। बाकी इसमें ईरान ऑप्शन में, ईरान की मुद्रा क्या है, ईरान की मुद्रा रियाल है। क्या है, ईरान की मुद्रा रियाल है। इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है, इंडोनेशिया का मुद्रा है रुपिया, रुपिया इंडोनेशिया का मुद्रा है। और चीन का मुद्रा का नाम क्या है, युआन चीन का मुद्रा का नाम है। अब इसका हम लोग कैपिटल देख लेते हैं। इराक का कैपिटल कहाँ है, इराक का कैपिटल बगदाद है। इराक का कैपिटल कहाँ है, बगदाद है इराक का कैपिटल, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, इराक का कैपिटल बगदाद है। ईरान का कैपिटल कहाँ है, तेहरान, ईरान का कैपिटल तेहरान है। चीन का कैपिटल कहाँ है, चीन का कैपिटल है बीजिंग, चीन का कैपिटल कौन कहाँ है, बीजिंग है, ठीक है।
और इंडोनेशिया का कैपिटल कहाँ है? तो नूसंतारा, जो इंडोनेशिया का नया कैपिटल बनाया गया, पहले जकार्ता था, अब नूसंतारा इसको शिफ्ट कर दिया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मालगुडी डेज। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार आर के नारायण है, जो पीछे हम लोग देख चुके हैं डिटेल में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक मुल्क राज आनंद है, इनसे भी यहाँ आर के लक्ष्मण का हम लोग पीछे क्वेश्चन में देख चुके हैं। मुल्क राज आनंद का यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मुल्क राज आनंद से संबंधित कूली टू लिव्स एंड अ बर्ड, अनटचेबल, द डेथ ऑफ अ हीरो, ये दो चीज याद रखिएगा। अनटचेबल, अनटचेबल, अनटचेबल और द डेथ ऑफ हीरो, ये पुस्तक जो है, ये दो पुस्तक आप याद रखिएगा। किससे? मुल्क राज आनंद से एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? महारत्न कंपनी नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पावर फाइनेंस लिमिटेड। अब देखिए, ये जब क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम का यहाँ पे बात किया जा रहा है, लेकिन अभी पावर फाइनेंस लिमिटेड क्या हो गया? महारत्न कंपनी हो चुकी है। महारत्न, देखिए भारत में जो कंपनी का है, 3 तरीका से कंपनी को बांटा जाता है। एक महारत्न, ठीक है, महारत्न होता है। एक रत्न, नवरत्न होता है, महारत्न होता है, नवरत्न होता है, और एक होता है फिर मिनी रत्न। ये 3 तरीका से कंपनियों को बांटा गया है। भारत में टोटल 13 महारत्न कंपनी है। जो 13वां महारत्न कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है। नवरत्न कंपनी की बात करें तो भारत में 14 नवरत्न कंपनियां हैं, और मिनी रत्न कंपनियां में कितने कंपनियां हैं? तो मिनी रत्न में 73 कंपनियां हैं। और मिनी रत्न 2 भाग में बांटा गया है। मिनी रत्न में भी 2 पार्ट है, एक में 62 कंपनियां हैं और एक में 11 कंपनियां, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नवरत्न की शुरुआत 2002 1997 में किया गया था, नवरत्न का शुरुआत। और मिनी रत्न का शुरुआत 2002 में किया गया था, ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा से द्वारा जो वन बनता है उसको सुंदर वन के नाम से जानते हैं, जो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में स्थित है, और बांग्लादेश में भी स्थित है, ठीक है। अगर देश पूछे तो बांग्लादेश से याद रखिएगा, ठीक है। अगर भारत भी ऑप्शन है तो भारत बांग्लादेश दोनों होगा। अगर राज्य पूछे तो वेस्ट बंगाल आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कौन कौन सी 2 नदियों के द्वारा, ब्रह्मपुत्र और गंगा के द्वारा ये मिलकर बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले हम सुंदरवन के बारे में ही देख लेते हैं। सुंदरवन में जो होता है, इसमें मैग्रोव वन काफी पाया जाता है। और सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व की सबसे बड़ा नदी वन डेल्टा है। नदियों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डेल्टा कौन है दुनिया में? तो सुंदरवन डेल्टा है। और इसमें जो सुंदरी नामक पेड़ पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा। अब हम लोग नदी के बारे में देख लेते हैं, गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है। गंगोत्री के गोमुख हिमानी से निकलती है, गोमुख हिमानी से। लेकिन एग्जैक्ट इसका अगर आप देखेंगे तो गंगा नदी कहाँ से मिलकर बनती है? तो गंगा नदी जो बनती है वह देवप्रयाग से बनती है। देवप्रयाग में कौन कौन 2 नदी आके मिलता है जिसके कारण गंगा का निर्माण होता है? तो भागीरथी याद रखिएगा। देवप्रयाग में भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा नदी 2 नदियां मिलती है, तब जाकर इसमें देवप्रयाग का निर्माण होता है। और पटना में, हाँ, बिहार में याद रखिएगा, बिहार में जो है, बिहार के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? और गंगा नदी बहती है। बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है, ये भी आप याद रखिएगा। और पटना किस नदी के किनारे स्थित है? अब गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये भी क्वेश्चन आता है। गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और यह कहाँ? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, गंगा नदी हो गया। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। किसके? ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ शॉर्ट में बी लिख देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर के चामुंडा गाय, जो वहां पे एक हिमानी है, वहां से निकलता है, ठीक। और इसको तिब्बत में क्या नाम से जानते हैं? तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं। तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं। फिर एक नदी आती है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के रास्ते, असम में आती है। असम में इसको दिहांग नाम से जानते हैं। क्या? असम में इसको दिहांग नाम से जानते हैं। असम में दिहांग नाम से। फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में। ये चीज आप याद रखिएगा। बांग्लादेश जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी के द्वारा, ठीक है, इसी के द्वारा असम में एक माजुली द्वीप बनाया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप। ये भी याद रखिएगा, जो कहाँ बनाता है? असम में बनाता है। ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित ए फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। कालिदास सम्मान पुरस्कार किस सरकार के द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास सम्मान, इसमें कितने रुपए की राशि इनाम में दी जाती है? 2 लाख की राशि जो है इनाम में दी जाती है, ठीक।
इसमें दिया जाता है। इसमें किस क्षेत्र में? 4 क्षेत्र में दिया जाता है। कालिदास सम्मान 4 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन-कौन? शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और दृश्य कला में यह 4 क्षेत्र में यह सम्मान दिए जाते हैं, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। यहाँ का सीएम कौन है? सीएम शिवराज सिंह चौहान है। सीएम शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? मंगू भाई पटेल है। मंगू भाई पटेल यहाँ के गवर्नर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया किससे संबंधित हो गया? मध्य प्रदेश से संबंधित हो गया। हाल ही में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का 54वां यानी 54th नंबर का भारत का टाइगर रिजर्व हाल ही में घोषित किया गया। कल ही घोषित किया, मतलब 2-3 दिन के अंदर में, करंट अफेयर बता रहे हैं, घोषित किया गया, जिसका नाम क्या है? बीरंगना टाइगर रिजर्व। क्या है? बीरंगना टाइगर रिजर्व। कहाँ हाल ही में भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कहाँ देखा मतलब बनाया गया है? तो वह मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है बीरंगना टाइगर रिजर्व नाम है। भारत में सबसे अधिक बाघ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बाघों का घर मध्य प्रदेश को बोलते हैं। और पूरी दुनिया में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाया जाता है? तो हमारा भारत में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये हमेशा गोवा में ही होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गोवा में होता है। लेकिन ये 2014 का है, लेकिन 2023 में भी कहाँ आयोजित किया गया था? 2022 के लिए भी, 2022 के याद रखिए, 2023 का नहीं हुआ, तो ये गोवा में ही आयोजित हुआ था। और इसमें इसे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले कितना नंबर का है? 53वां। ये जो 2022 में हुआ था, 53वां नंबर का हुआ था, यानी 53 नंबर का हुआ था, ठीक है। इसमें कार्लोस सौ को सत्यजीत रे, इसमें कार्लोस सौ नाम याद रखिए, कार्लोस सौ को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कार्लोस सौ को, चिरंजीवी को जो साउथ के हीरो है, चिरंजीवी को पर्सन ऑफ द ईयर, इंडियन फिल्म पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर, 12 नंबर क्वेश्चन दो बार हो चुका है, ठीक है। हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार है विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। यहाँ पे चाणक्य लिखा गया, चाणक्य जो है इनका, चाणक्य का ये 2 नाम और याद रखिएगा, एक तो विष्णुगुप्त, चाणक्य का विष्णुगुप्त नाम है, ठीक है। चाणक्य का एक और नाम कौन है? विष्णुगुप्त है। और कौटिल्य भी इन्हीं का नाम है। इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था, कौन सा पुस्तक है? अर्थशास्त्र इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और चाणक्य जो है किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़े भी थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? झेलम और सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच स्थित है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। झेलम और सिंधु नदी के बीच स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। चलिए, ये जो पंचतंत्र पुस्तक है, बाइबिल के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी अलग अलग भाषा में अनुवाद किया गया है तो वो पंचतंत्र ही है। बाइबिल के बाद सबसे ज्यादा अनुवादित कौन सा है? पंचतंत्र है। विष्णु शर्मा किसके शासनकाल में? विष्णु शर्मा जो है वह गुप्त वंश के शासनकाल में एक कवि थे। गुप्त वंश के शासनकाल के कवि थे, ठीक है। पंचतंत्र किसके बारे में बताता है? यह पुरुषार्थ बनने के लिए धनवान बनो, ये जो वाक्य है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पुरुषार्थ बनने के लिए धनवान बनो, ये लाइन, ये वाक्य किस रचना से लिया गया है या किस साहित्य से लिया गया? तो पंचतंत्र से लिया गया है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये एक भारतेंदु हरिश्चंद्र से एक और फैक्ट याद रखिएगा कि इनको खड़ी बोली का जनक माना जाता है। खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, बर्मा ब्रिटिश भारत के कब अलग किया गया था? बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग किया गया था? बर्मा को तो 1935 में अलग किया गया था। 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में, उसके तहत बर्मा को अलग कर दिया गया था भारत से, ठीक है। पहले भारत और बर्मा का एक ही साथ शासन चलता था। बर्मा पहले भी अलग था। हुआ क्या कि आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, और आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ जो 1800, आंग्ल बर्मा जो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, उसके बाद इसको क्या कर लिया गया था? भारत में मिला लिया गया था। लेकिन तृतीय आपको याद नहीं रखना है, ये तो याद रखना है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद भारत में मिला लिया गया था। आपको फर्स्ट वाला याद रखना है। फर्स्ट वाला में एक संधि हुआ था जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वह संधि का नाम था वांडुब की संधि। वांडबू की संधि कब हुआ था? तो वांडबू का जो संधि हुआ था, संधि यहाँ पे होगा, वांडबू का संधि किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और जो बर्मा के राजक थे, अंग्रेज और बर्मा के जो राजा थे उनके बीच हुआ था। एक कब हुआ था? 1824 से 26 के बीच जो लड़ाई हुआ था, प्रथम फर्स्ट आंग्ल बर्मा युद्ध, इसमें यह संधि किया गया था। तो यह संधि आप याद रखिएगा, वांडबू की संधि कब हुआ था? यह 1826 में हुआ था। और किसके किसके बीच? अंग्रेज और बर्मा के बीच हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था।
चलिए 1939 से आप एक याद रखिएगा, जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता, जिसमें जीते थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन कुछ विरोध होने पे ही अपने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद पट्टाभी पट्टाभी सीतारामैया, उस माफ कीजिएगा, उसके बाद पट्टाभी सीतारामैया नहीं, राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता किए थे। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। लेकिन इसमें जो महात्मा गांधी की तरफ से कौन खड़ा थे इसके चुनाव में, इसके अध्यक्ष के चुनाव के लिए पट्टाभी सीतारामैया खड़े थे, लेकिन ये क्या हुआ था, हार गए थे। लेकिन ये हार गए थे, इसलिए ये नहीं हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी दुखी हो गए थे, तो फिर सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता किए थे 1939 में, जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932 में हुआ था। और पूना पैक्ट भी कब हुआ था, पूना पैक्ट भी 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। महात्मा गांधी उस समय किस जेल में बंद थे, यरवदा जेल में बंद थे। लेकिन इनके जगह पे मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे पूना पैक्ट पे, और बी आर अम्बेडकर से की तरफ से मतलब जो है एससी/एसटी की तरफ से बी आर अम्बेडकर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किनके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय है, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय, और 25वां नंबर का उच्च न्यायालय कौन है, तो अमरावती उच्च न्यायालय। अमरावती उच्च न्यायालय जो कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है अमरावती उच्च न्यायालय, और भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय भी अमरावती उच्च न्यायालय ही है। उच्च न्यायालय से संबंधित हम लोग बहुत सारा फैक्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं। पेन, हाँ चलिए ठीक है, पेन कभी कभी काम नहीं करता, टेक्निकल इशू रहता है, इसके लिए सॉरी। चलिए, ये उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद किस से कब तक है, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 231 तक उच्च न्यायालय की बात किया गया है। उच्च न्यायालय की बात किया गया, अनुच्छेद 214 में क्या होगा कि भारत में एक हाई कोर्ट होगा, ये बताया गया। अनुच्छेद 215 में ये बताया गया कि जो हाई कोर्ट होगा वो अभिलेख न्यायालय होगा। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 215 में बताया गया। अनुच्छेद 222 में क्या है, अनुच्छेद 222 में है कि जो भी जज है यानी न्यायाधीश है उच्च न्यायालय की, उनका ट्रांसफर कौन करेगा, उनका ट्रांसफर राष्ट्रपति करेंगे। ये किस अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद 222 में है। और अनुच्छेद 217 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 217 में ये बताया गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे, भारत के राष्ट्रपति वह जो उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जिस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को नियुक्त करना है उस राज्य के राज्यपाल से, उसके राज्य के राज्यपाल से, और जिस राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को नियुक्त करना है उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से यानी चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट से परामर्श लेकर किसी राज्य के उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश का नियुक्ति करते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, न्यायाधीश का नियुक्ति ऐसे होता है। उसके बाद क्या हुआ कि सातवां संविधान संशोधन क्या हुआ, 1956 में हुआ। सातवां संविधान संशोधन 1956 हुआ, जिसमें यह बताया कि एक राज्य के लिए मतलब एक उच्च न्यायालय, ठीक है, एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए काम कर सकती है, ये भी बताया गया था। तो 15 का यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, 1916 में हुआ था, 1916 में ये किया गया था, ठीक है। और 2015 में इसका शताब्दी वर्ष मनाया गया था। तो पटना उच्च न्यायालय का 2015 में शताब्दी वर्ष मनाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लिए थे। और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वह थे सर एडवर्ड एम जेम्पस चामियार। कौन थे, चामियार, आप याद रखिएगा, चामियार याद रखिएगा, एडवर्ड चामियार इनका फुल शॉर्ट नेम आप याद रखिए, एडवर्ड चामियार इनका शॉर्ट नेम था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, वो एक उच्च न्यायालय से संबंधित और फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है, कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था, 1866 में हुआ था। 1866 में इसका स्थापना हुआ था, सबसे पुराना उच्च न्यायालय। और इसी टाइम मद्रास उच्च न्यायालय के भी स्थापना हुआ था। चलिए ये हो गया। और एक फैक्ट आप याद रखिए कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय है वह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कौन सा है सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। और इसमें कितने जज है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कितने, 160 जज है, 160 यहाँ पे लिख ही देते हैं। इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा है, जिसमें 160 न्यायाधीश है। अगर हम लोग देखें बिल्डिंग के हिसाब से, मतलब कौन सा बिल्डिंग कितना बड़ा है उच्च न्यायालय का, तो बिल्डिंग के हिसाब से देखें तो हाल ही में जो सितंबर 2023 में ही एक उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री
माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो झारखंड का उच्च न्यायालय है वह अभी भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है बिल्डिंग के हिसाब से, जो सुप्रीम कोर्ट के भी 3 गुना बड़ा है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उससे भी 3 गुना बड़ा है यह झारखंड का उच्च न्यायालय। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना सारा फैक्ट काफी है, आराम आराम से देखिए, एक बार 2 बार देखिए वीडियो, समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना। बाकी और ईयर है इसमें तो हम बता सकते हैं, लेकिन जो जगह कम है, जैसे 1911 में क्या हुआ था, 1911 में हुआ था तीसरा दिल्ली दरबार लगा हुआ था, जिसके ऊपर बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 में, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में, जिसको लेकर स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1900, माफ कीजिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है केवल। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1905 में किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया था। 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था, और इसी के कारण स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे, जिसमें वंदे मातरम गीत भी गाया गया था इसी आंदोलन में, ठीक है। चलिए, और इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे जब ये बंगाल विभाजन हुआ था। ये फैक्ट आप देख लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक क्या थे? तो यह गरम दल से संबंधित है, यानी उग्रवादी नेताओं के से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक से फैक्ट याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक, ये हो गया फैक्ट। अब हम लोग देख लेते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है यह कब से कब तक, इनसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए कि दादा भाई नौरोजी जो थे 1892 से लेकर 1895 तक, 1892 से 1895 तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लंदन में सांसद रहे थे। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से, लिबरल पार्टी से रहे थे। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिबरल पार्टी से यह रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे थे। एक क्वेश्चन आता है, एमजी रनाडे किसके? एमजी रनाडे जो थे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो यह महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किससे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? तो यह 2.5% है। यह उस समय के अनुपात से बताया गया, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में कितना है? 2.9 है, वर्तमान में 2.9% है जीडीपी का, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? किस वर्ष सिक्किम जो है वह भारत 22वां राज्य बना था? तो वह बना था 1975 में, और डी राइट आंसर हो जाएगा 1975। सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था कब? 1975 में बना था 22वां राज्य। कैसे बना था? तो 35, पहले क्या हुआ कि 35वां संविधान संशोधन हुआ। 35वां संविधान संशोधन के तहत 1975 हुआ, और 1935वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसको सह राज्य बनाया गया, यानी कंप्लीट राज्य नहीं बनाया गया, सह राज्य बनाया गया। सह राज्य मतलब आप रहिए, देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर रहिएगा, नहीं तो आप हट जाइएगा। फिर उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ, और सिक्किम इससे राजी हो गया, और 36वां संविधान संशोधन 1975 में ही इसको भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था, 22वां राज्य बना दिया गया था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अगर कभी एग्जाम में अगर भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि 29वां राज्य भारत का कौन बना था? तेलंगाना बना था, तेलंगाना बना था। और जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हुआ, तो तब से एक राज्य इधर घट गया, और यूटी में भी इधर घट के टोटल घट बढ़ के 28 राज्य अभी हो गए हैं, और 8 यूटी यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। आप ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, तेलंगाना कब बना था? 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। 2014 में, 2 जून 2014 को बना था भारत का 29वां राज्य। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित किया गया था? किस वर्ष इसको हस्ताक्षरित किया गया था? 1950 में किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर, काठमांडू में किया गया था, ठीक है, 1950 में। सार्क देश में, सार्क का राजधानी कहाँ है? सार्क देश का राजधानी कहाँ है? सार्क देश का राजधानी भी यही काठमांडू में ही स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एनी बेसेंट थी, ठीक है। और ये कब बनी थी? 1917 में बनी थी। 1917 में किस अधिवेशन में बनी थी? कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। कोलकाता अधिवेशन 1917 में बनी थी, एनी बेसेंट। ओके, और ये कहाँ के रहने वाली थी? आयरलैंड से रहने वाली थी एनी बेसेंट, आयरलैंड के
रहने वाली थी। अगर पूछेगा भारत की कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो भारतीय है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ पे पूछा है, अगर वहीं पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह सरोजिनी नायडू हो जाएगी। सरोजिनी नायडू हो जाएगी। कौन हो जाएगी? सरोजिनी नायडू हो जाएगी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। किस अधिवेशन के? तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में की थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी कौन? सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो वह है गाजर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 101 आ गया क्योंकि 1 से लेकर 19 तक और फिर 21 नंबर क्वेश्चन जीके का दिया हुआ था, बाकी बीच में 20 नंबर क्वेश्चन मैथ का था, और फिर 101 से लेकर 150 तक जीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो आपने कंफ्यूज नहीं होइएगा। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गाजर इसका सर्वोत्तम स्रोत है। चावल सबसे ज्यादा किस में? चावल का जो सर्वोत्तम स्रोत किससे है? चावल में जो है विटामिन बी 1 पाया जाता है। धान में विटामिन बी 1 पाया जाता है, जो जिसका क्या नाम, रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमीन है। चावल गाजर में कौन सा पाया जाता है? गाजर जो होता है कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन के कारण जो होता है गाजर थोड़ा सा हल्का रेडिश कलर का होता है, जो कैरोटीन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नींबू में कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? नींबू में, इमली में पाया जाता है, संतरा में भी पाया जाता है। विटामिन बी 1 का नाम हमने थायमीन बता दीजिए। एक क्वेश्चन आता है विटामिन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिए, कोबाल्ट पाया जाता है किसमें? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। बाकी और विटामिन से संबंधित, विटामिन डी से संबंधित हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में मिलता है विटामिन डी। और विटामिन बी और सी, विटामिन बी प्लस विटामिन सी किसमें? तो वह जल में घुलनशील होता है। बीसी बीसी वर्ड काफी फेमस है, तो आपको पता होगा ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे यानी घोड़े खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे भारत में ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कच्छ के रण कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और भारत का एक ऐसा नदी जो कच्छ के रण में आके विलुप्त हो जाती है, जिसका नाम है लूनी नदी। कहाँ से निकलती है? राजस्थान के कहाँ से निकलती है? राजस्थान के कौन से श्रेणी से निकलती है? अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान से, और यहाँ पे कच्छ के रण में आके यह मिल जाती है। लूनी नदी जो है वह मरुस्थल, थार मरुस्थल की सबसे बड़ा नदी कौन सी है? लूनी नदी है। हम लोग कहाँ थे? तो जंगली गधे का बात कर रहे थे। कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रण में स्थित है, और ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? असम के जंगल। असम से एक चीज याद रखिएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और किसके लिए? हाथी के लिए फेमस है। असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। एक सींग वाले गेंडा के लिए यह फेमस है, असम का राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा। सुंदरवन के बारे में हम लोग देख चुके हैं वीडियो में। ठीक है, थार मरुस्थल कहाँ है? भारत का जो मरुस्थल है, क्या नाम है? भारत का मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल है, जो राजस्थान में पड़ता है। और इसी का कुछ भाग जो पाकिस्तान में पड़ता है, जिसको पाकिस्तान चोलिस्तान मरुस्थल बोलता है। क्या बोलता है? चोलिस्तान मरुस्थल बोलता है पाकिस्तान। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा। हाल ही में एमटीएस में एक क्वेश्चन है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है कस्तूरी हिरन के लिए फेमस है। कौन? कस्तूरी हिरन के लिए फेमस है। और ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कस्तूरी हिरन के लिए फेमस है। नेक्स्ट हम लोग 103 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाए तो यह किसका घोतक होता है? यह जो होता है, इससे यह पता चलता है कि आंधी और झंझावात की संभावना है। एक सी राइट आंसर हो जाएगा। जब बैरोमीटर का पारा अचानक, देखिए इसमें तीन कंडीशन होता है, 1 2 3, तीन कंडीशन क्या होता है? एक कंडीशन में होता है कि जब अचानक से नीचे गिरे, तो खूब आंधी आएगा, तूफान आएगा। ठीक है, और धीरे धीरे नीचे गिरेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हल्का फुल्का वर्षा होगा, मौसम थोड़ा सा जो बारिश के टाइम ब्लैक ब्लैक हो जाए उस टाइप से होगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का हवा बहेगा, मतलब वर्षा होगा। और ऊपर जब चढ़ने लगता है, इसका मतलब क्या होगा? मौसम साफ होता है। ठीक, यही तीन क्वेश्चन आता है एग्जाम में बैरोमीटर से। ठीक है, जब ऊपर नीचे का जब बात किया जाए तो यही तीन क्वेश्चन आता है। मौसम क्या होगा? साफ होगा जब पारा ऊपर जाएगा तब। ठीक, चलिए ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 109 नंबर क्वेश्चन, 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व का सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? मन्नार की खाड़ी नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच पड़ती है? यह इंडिया और श्रीलंका के बीच पड़ता है। इंडिया और श्रीलंका के बीच पड़ता है मन्नार की खाड़ी। बाकी भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? नीलगिरी है, जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। यहीं पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आके मिलता है। कहाँ पे? नीलगिरी
में। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी में आके मिलता है। नीलगिरी पे कौन सी जनजाति निवास करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीलगिरी पे टोडा जनजाति निवास करती है, बहुत एग्जाम में आया हुआ है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, नीलगिरी में निवास करती है। ये रेलवे में आया हुआ, रेलवे में एनटीपीसी में जीडी माफ कीजिएगा, एनटीपीसी में और ग्रुप डी में और एसएससी जीडी और एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ टोडा जनजाति। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, अभी हम लोग देख लिए असम में स्थित है, एक सिंग वाले गैंडा के लिए फेमस है। और सुंदरवन जो हम लोग देख चुके हैं, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के आसपास स्थित है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदियों के द्वारा बनाया गया जो डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा, जो कि कौन नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा मिलकर बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो का कारण है, पोलियो वायरस के कारण होता है, किसके कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो, भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। देखिए किसी भी बीमारी से रिलेटेड किसी भी देश को मुक्त घोषित किया जाता है या डब्ल्यूएचओ के द्वारा किया जाता है जब कोई भी बीमारी किसी देश में 3 साल तक लगातार नहीं मिलता है। 3 साल में अगर एक भी केस नहीं आया उस देश में तो उस देश को उस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे भारत को पोलियो मुक्त 2014 में घोषित कर दिया गया था। पोलियो का जो लास्ट मरीज भारत में मिला था वो कब मिला था, 2011 में मिला था, वेस्ट बंगाल में मिला था, उसके बाद से नहीं मिला, जिसके कारण डब्ल्यूएचओ के द्वारा पोलियो मुक्त भारत को घोषित कर दिया गया था। भारत के द्वारा ही डब्ल्यूएचओ के द्वारा भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था। कब चलाया गया था, पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था। इसके लिए इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इससे 2 क्वेश्चन आता है। पल्स पोलियो अभियान एक तो कब शुरू किया गया था, 1995 में शुरू किया गया था इसको। ठीक है, पल्स पोलियो अभियान 1995 में शुरू किया गया था। कब, 2 अक्टूबर को शुरू किया गया था। अच्छा, इससे क्वेश्चन आता है कि इसका जो ध्येय वाक्य क्या था, तो 2 बूंद जिंदगी के लिए, 2 बूंद जिंदगी के लिए इसका ध्येय वाक्य था, 2 बूंद जिंदगी के लिए। ठीक, पल्स पोलियो अभियान के थ्रू। और ये 24 अक्टूबर को पोलियो दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायरस से होने वाला और कौन कौन सा रोग है, तो वायरस से होने वाला रोग है सर्दी जुकाम, चेचक, चिकन पॉक्स, एड्स, रेबीज, इबोला वायरस, पोलियो हो गया, निपाह वायरस, कोरोना वायरस, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ठीक है, खसरा, हेपेटाइटिस, ये सब किससे होता है, ये सब वायरस से होने वाला रोग है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, पोलियो जो होता है किस वायरस के कारण होता है, ये तो मेन चीज हम लोग भूल ही रहे थे। पोलियो जो किसके कारण होता है, तो यह होता है पोलियो मिलाइटिस वायरस के कारण होता है। किसके, पोलियो मिलाइटिस वायरस के कारण होता है पोलियो नामक बीमारी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है, यह प्रशांत महासागर से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रशांत महासागर में एक ऐसा जगह है जहाँ जिसको हम लोग रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, जहाँ पे हमेशा ज्वालामुखी आते रहता है, भूकंप आते रहता है, वहाँ पे आंधी तूफान वगैरह आते रहते हैं हमेशा। ठीक है, जो समुद्र में तूफान आता है, ठीक है, तो वो आते रहता है, चक्रवात वगैरह यहाँ पे हमेशा आते रहता है। तो इस जगह को रिंग ऑफ फायर के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, और जब भी ज्वालामुखी फटता है तो 3 चीज निकलता है। क्वेश्चन आता है, जलवाष्प निकलता है, बहुत अधिक मात्रा में जब ज्वालामुखी फटता है। उसके बाद गैस निकलता है और उसके बाद क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ज्वालामुखी फटने से ये 3 चीज निकलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। और जब ज्वालामुखी फट जाता है उसके बाद वहाँ क्या बन जाता है, क्रेटर बन जाता है, और उसको हम लोग ज्वालामुखी से निर्मित क्रेटर झील भी बोलते हैं, जब उसमें पानी भर जाता है। तो भारत में 2 ज्वालामुखी से जो ज्वालामुखी से संबंधित जो भारत में 2 द्वीप है। एक है जो अभी तक मतलब सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसको हम लोग बैरन द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। और एक है नारकोंडम है, ये जो मतलब मृत ज्वालामुखी है। ये मतलब कोई इससे कोई धुआं वगैरह नहीं निकलता है, बहुत दिन से इसमें ज्वालामुखी कभी फटा ही नहीं है, तो इसलिए इसको मृत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम अपना देश भारत पे रखा हुआ है, हिंद महासागर। और इसको अर्ध महासागर भी बोलते हैं, क्योंकि ये आधा ही है, पूरा ऊपर तक नहीं है, इसलिए अर्ध महासागर भी इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है, एलिसा जांच जो होता है वह एड्स की पहचान करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। एड्स जो होता है वो वायरस से होने वाला रोग है, या किस वायरस से होता है, तो एचआईवी से संक्रमण फैलता है, एचआईवी संक्रमण से यह फैलता है। लेकिन इसका वायरस का अगर नाम पूछेगा तो इसका एड्स जो होता है वह रिट्रो वायरस के कारण होता है। किससे, रिट्रो वायरस के कारण होता है एड्स, रिट्रो वायरस के कारण होता है। एक ना फैक्ट हम आपको बताते हैं, ठीक है, पता नहीं आप लोग को पता भी होगा। एड्स जब भी किसी को होता है तो ऐसा नहीं कि एड्स हुआ 1 महीना 2 महीना बाद मर जाता है। जैसे क्या हुआ, कैंसर हुआ, टीबी हुआ, पोलियो हुआ, तो अगर आप 1 साल 2 साल तक इलाज नहीं कराएंगे तो इंसान मर जाता है। ठीक, लेकिन एड्स के लेकर ऐसा कंडीशन नहीं है। एड्स में क्या होता है कि आपका धीरे धीरे इम्यून सिस्टम जो आपको आपके अंदर का जो क्षमता है, धीरे धीरे समझो शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि बाकी
किसी और से बीमारी आप पे अटैक करने लगता है उसके बाद आपका मौत होता है, बल्कि एड्स से डायरेक्ट आपका मौत नहीं होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एड्स में क्या होता है, आपका डब्ल्यूबीसी वीक हो जाता है, डब्ल्यूबीसी कमजोर होता है हो जाता है। तो इसी के एड्स के जांच करने के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। एलिसा टेस्ट याद रखिएगा, ठीक है। एलिसा टेस्ट, अच्छा एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है एलिसा का टेस्ट। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा एड्स का पहला मरीज कब मिला था, 1982 में फर्स्ट मरीज यूएसए में मिला था, ठीक। और 1984 में फर्स्ट मरीज कहाँ पे मिला था, फर्स्ट मरीज मिला था यहाँ पे इंडिया में, फर्स्ट मरीज इंडिया में मिला था, यूएसए 1984 में इंडिया में, और यूएसए में फर्स्ट मरीज मिला था एड्स का। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। अंगोरा अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है, अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, खरगोश से प्राप्त किया जाता है। एक और ऊन याद रखिएगा, मोरिनो ऊन, ठीक है। तो ऊन से संबंधित क्वेश्चन आ गया, तभी देख लेते हैं। मोरिनो ऊन याद रखिएगा, जो बहुत विश्व भर में फेमस है, और कहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसको बनाया जाता है मोरिनो ऊन। और मोरिनो ऊन किस देश से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। भारत में जो है ऊन का सबसे अधिक उत्पादन 2 राज्य करता है, एक करता है जम्मू एंड कश्मीर और एक करता है पंजाब। 2 राज्य जो है ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, वो महाराष्ट्र है। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। अगर सब्जी की बात करें तो सब्जी में कौन सा, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे और पश्चिम बंगाल का इसमें सेकेंड में। सब्जी उत्पादन में गाना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश कितने नंबर पे है, नंबर 1 पे है गाना उत्पादन में, ठीक है। लेकिन अगर वहीं चीनी उत्पादन में बात करें, चीनी उत्पादन में तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, ठीक है। बिहार किसमें, लीची उत्पादन में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, अच्छा उत्तर प्रदेश एक और चीज में नंबर 1 है जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, गेहूं के बारे में आपको पता है, ऊपर हम बता दिए हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्याप या ग्राहिता का रखता है, यानी सबसे लेता है, सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है, वह ए बी ब्लड ग्रुप है, सर्वग्राही, ठीक है। ये ठीक है, सर्वग्राही यानी किसी से भी ए ब्लड ले सकता है, ए बी ग्रुप, ठीक है। सर्वग्राही इसको बोलते हैं, ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसको सर्वग्राही के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और रक्त समूह का खोज किसने किया था, कौन कौन से रक्त समूह होता है, ए बी और ओ, ये 4 रक्त समूह होता है। ए आप याद रखिएगा, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, कार्ल 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 लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा इसका खोज किया गया था, कब, 1900 ईस्वी में किया गया था, जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। 1930 में इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। वो ग्रुप जो होता है वह सर्वदाता होता है, वो ग्रुप क्या होता है, सर्वदाता होता है, और जिसमें ओ माइनस जो होता है यह सबको दे सकता है, ठीक है। वो ओ माइनस जो होता है, अगर ओ ऑप्शन में केवल ओ रहे तो ओ मारिएगा, लेकिन ओ माइनस रहे तो ओ मारिएगा, ओ माइनस भी सर्वदाता के रूप में आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। लोहा सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। लोहा सेब में पाया जाता है, सेब में लोहा पाया जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन में भी लोहा पाया जाता है, जो खून का हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है खून में, उसमें भी आयरन पाया जाता है, उसमें भी आयरन पाया जाता है, ठीक है। चावल गेहूं में कौन सा है, तो चावल और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। लोहा और क्या चीज में पाया जाता है, लोहा तो पालक के साग में भी पाया जाता है, पालक के साग में, केला में भी लोहा पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। एक लोहे के गेंद पारद के या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराया जाए तो क्या होगा। क्योंकि देखिए जैसे ये बाल्टी है और इसमें अगर मरकरी का रखेंगे, मरकरी का अगर घोल रखेंगे और इसमें लोहा का बॉल गिराएंगे तो ये क्या होगा, सतह पे तैरेगा, सतह पर तैरेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 112 का, क्योंकि जो पारा के घनत्व होता है वह लोहे के घनत्व से क्या होता है, लोहा के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 113 नंबर, ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बर्फ भी जल पे तैरता है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, उसी से इसको रिलेट करके रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, समुद्री जल और नदी के जल से संबंधित। समुद्री जल का जो घनत्व होता है, समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से घनत्व होता है, क्योंकि इसमें नमक मिला होता है। समुद्री नदी के जल से क्या होता है, नदी के जल के
नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज आवृत्ति की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज की जो आवृत्ति है इसको हम लोग श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से इतना ही तक आवाज जो है इंसान सुन सकता है। 20 हर्ज या 20 हर्ज के बीच ही हम लोग 20,000 हर्ज के बीच ही हम लोग सुन सकते हैं। 20,000 हर्ज से अधिक कौन निकालता है? तो 20,000 हर्ज से अधिक जो होता है वह चमगादड़, कूता ये सब निकालता है। इसको आवृत्ति इतना आवृत्ति वाले ध्वनि को, इसको हम लोग परश्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। क्या? परश्रव्य ध्वनि के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, और जो 20 से कम होता है इसको अवश्रव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। तो 20 हर्ज से कम होता है। नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन बोला है 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक नाइट्रोजन का किया जाता है, पोटेशियम का किया जाता है और फास्फोरस को किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन कहाँ? यूरिया में सर्वाधिक 46 मात्रा में पाया जाता है। यूरिया जो है 46% क्या पाते हैं? यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट को भी भूमि में यूज किया जाता है। अमोनियम सल्फेट से एक फैक्ट याद रखिएगा, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल टू SO4। SO4 होता है। इसको जो जिस मिट्टी में जिस भूमि में चूना नहीं रहता है, चूना रहित जो भूमि होता है उसमें उपयोग नहीं किया जाता है, यानी जिस भूमि में चूना नहीं रहता है उसमें इसका उपयोग, अमोनियम सल्फेट का उपयोग नहीं किया जाता है। फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का N होता है सिंबल जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। सोडियम का Na होता है जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। सल्फर का S होता है जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। फास्फोरस का कितना होता है? फास्फोरस का 15 होता है। ठीक है, फास्फोरस का 15 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। फास्फोरस हो गया। बाकी यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम का क्या होता है? 20 होता है। कैल्शियम का Ca होता है। सोडियम, सल्फर, सोडियम का हम बता चुके हैं। बाकी सब एलिमेंट इसमें जितना था सबका हम बता दिए। 115 नंबर क्वेश्चन है, दही का खट्टापन निम्नलिखित में से कारण होता है। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 115 का भी लैक्टिक एसिड के कारण होता है। साइट्रिक एसिड क्या चीज में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। नींबू में और संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड सिलिका में पाया जाता है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिलिका में पाया जाता है। संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, हम लोग देख ली। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑक्जेलिक एसिड इटली में कौन सा? टारटेरिक एसिड किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। टारटेरिक एसिड किसमें? इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग ध्वनि के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 116 का सी राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमारा कान है वो 85 डेसिबल तक सुन सकता है। उसके बाद क्या होता है? मतलब हमारा कान जो होता है वो 85 डेसिबल से अगर अधिक आप सुनते हैं तो हानिकारक होगा। उसके बाद आपका दिमाग काम करना ये सब बंद कर देगा। लेकिन भारत सरकार द्वारा इसका कितना माना गया? 60 डेसिबल तक माना गया कि 60 डेसिबल तक हम लोग के लिए यह सही रहेगा। 100 डेसिबल से अगर आप ज़्यादा सुनते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अगर इससे ज़्यादा आप साउंड सुनते हैं तो आपका धड़कन बढ़ जाएगा और आपको इंटरनल प्रॉब्लम होने लगेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 117 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 117 नंबर, इसमें प्रकाश की गति की बात की गई। प्रकाश से गति से संबंधित हम आप लोग को बता देते हैं। प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और प्रकाश को किस चीज के लिए मापा जाता है? प्रकाश को मापने प्रकाश जो होता है ये होता है। ठीक है, दूरी की इकाई जो प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी की इकाई होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? प्रकाश थोड़ा, ये प्रकाश अलग है और ये प्रकाश अलग है। ये नहीं कि इसका मापन से आप अटैच कर दीजिएगा। प्रकाश वर्ष है जो दूरी का इकाई है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दूरी का इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 117 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर का ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सा परत पाई जाती है? तो वह पाया जाता है स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सब देखिए, सबसे नीचे क्षोभ मंडल पाया जाता है। इसमें क्या होता है? क्षोभ मंडल में जितने भी गतिविधियां होता है, जितना बाढ़ वगैरह, माफ कीजिएगा बाढ़ नहीं, बाढ़ तो पृथ्वी के सतह पे आता है। जो आंधी तूफान वगैरह आता है वो किस में आता है? इस क्षोभ मंडल में आता है, जो सबसे नीचे होता है। समताप मंडल को हम लोग शांत मंडल बोलते हैं, इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है। ओजोन मंडल में क्या होता है? पराबैंगनी किरण होती है। मंडल जो होता है वह समताप मंडल के मतलब भाग पार्ट में ही आता है। और यह पराबैंगनी किरण को क्या करता है? यह पराबैंगनी किरण को हमारे धरती पे आने से रोकता है। आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो संचार से संबंधित घटनाएं किसमें होती है? आयन मंडल में ही होता है। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। आयन मंडल को आदर्श मंडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। समताप मंडल में ही हम लोग का
जो एरोप्लेन वगैरह चलता है ये किसमें चलता है, समताप मंडल में चलता है। इसको शांत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें आंधी तूफान वगैरह नहीं होता है, इसलिए इसमें एरोप्लेन आसानी से चलता है। 118 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा फास्ट इसलिए है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है और बहुत डिटेल में डिस्कशन कराना हो रहता है। बहुत लोगों को लग रहा है कि बहुत फास्ट है, तो आप क्या कीजिए, जो यूट्यूब में जब आप वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे स्पीड कम करके देखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और जिनको स्लो लग रहा है वो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है, कैल्शियम की आवश्यकता जो है या किस लिए चाहिए हमारे शरीर को, तो हड्डियों के विकास के लिए चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। खून जमने से संबंधित दो फैक्ट याद रखिएगा, एक हिपेरिन याद रखिएगा, क्या हिपेरिन याद रखिएगा, और एक याद रखिएगा विटामिन के। विटामिन के जो है हमारे शरीर का, विटामिन के कमी से शरीर का थक्का नहीं जमता है, और हिपेरिन जो होता है यकृत यकृत के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर क्या आता है, खून, ब्लड का थक्का जमने से कौन रोकता है, ब्लड का थक्का जमने से रोकता है कौन, हिपेरिन, जो यकृत के द्वारा रिलीज किया जाता है। यकृत जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, यकृत है। और यह क्या करता है, इसी से पीत रस का स्रावन होता है जो जाके पित्ताशय में स्टोर होता है। ठीक है, खून से हो गया, हड्डियों का विकास से हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं बीसी विटामिन, यानी विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है यह क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ पे विटामिन सी दिया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, चलिए, और कौन कौन से जल में घुलनशील नहीं है, तो ए, डी, ई के। एडेक आप याद रखिएगा, एडेक, ये जो विटामिन है ये जल में घुलनशील नहीं है, यह वसा में और कार्बनिक यौगिक में ये क्या होते हैं, यह घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखिए। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विटामिन जो होता है वह वसा और कार्बनिक घोल, जो विलयन होता है या कार्बनिक सोल्यूशन होता है उसमें घुलनशील होता है। तो ए, डी, ई के इसी में से कोई एक ऑप्शन रहता है, वो आपको मारना होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। आंवला में लगभग 80% जो होता है वह विटामिन सी पाया जाता है आंवला में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि हो सकती है, वह 3 महीने की अवधि हो सकती है। लेकिन वहीं लोकसभा के 2 बैठकों के बीच की अवधि कितनी हो सकती है, 6 महीने हो सकती है। और यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ये ग्राम पंचायत की बात की जा रही है, तो 3 महीने हो सकती है। ठीक है, 120 नंबर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बाकी पंचायती राज से संबंधित हम लोग बहुत कुछ डिटेल में पीछे के बहुत सारे वीडियो में देख चुके हैं। 121 नंबर है, कॉलम ए और कॉलम एक्स और वाई को मिलाना है। कृष्णा नदी यहाँ पे बोल रहा है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, या महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, गोदावरी नदी नासिक से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र को हम लोग सांगपो के नाम से भी जानते हैं। जो ये, चलिए, तो यहाँ पे हम एक का डी कहाँ है, एक का डी इसमें किसी में भी नहीं है। ठीक है, एक का डी यहाँ पे है। ठीक है, उल्टा दे दिया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। और 4 का ए, ठीक है, 4 का ए इसमें है, 3 का बी, 3 का बी, ठीक है, 3 का बी और 2 का ए हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कृष्णा नदी के बारे में हम लोग देख चुके हैं। गोदावरी नदी के बारे में हम लोग बताते हैं। गोदावरी नदी नासिक कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, त्र्यंबकेश्वर से निकलता है और ये जाके कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं, गोदावरी को बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में हम लोग डिटेल देख लिए हैं। नर्मदा जो पश्चिम पश्चिम की तरफ बहने वाली है, वह सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपति निम्नतः कितनी होनी चाहिए, वह कितनी होनी चाहिए, वह 7 होना चाहिए। जब तक 7 आदमी नहीं आता है वहां पे पंचायत में, तब तक जो पंचायत है वह कंप्लीट नहीं होगा, उसका सुनवाई नहीं होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 122 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं आपको पूछा जाए लोकसभा और विधानसभा और लोकसभा में कब मान्य होगा, जब तक जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, उसके 10% अगर सदस्य नहीं आते हैं तब तक जो है वह सभा का और संचालन शुरू नहीं होगा और उसको माना नहीं जाएगा। ठीक है, ये लोकसभा विधानसभा का। अच्छा, ये चीज जो है किस अनुच्छेद में बताया गया, जो गणपूर्ति इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गणपूर्ति बोलते हैं। गणपूर्ति किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में है गणपूर्ति। ठीक है, अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति का उल्लेख किया गया। वहीं राज्य के विधान परिषद या राज्यसभा की बात किया जाए, विधान परिषद और राज्यसभा की बात किया जाए, तो जो टोटल सदस्य है उसका 1/10 सदस्य जब तक नहीं आएंगे तब तक इसको जो है यह गणपूर्ति नहीं माना जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। बौद्ध संघ में भी जो था, बौद्ध धर्म से संबंधित जो बौद्ध संघ है उसमें भी कोरम 1/10वां भाग ही माना गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है, इस समिति का गठन, तो ये जो समिति का गठन ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत का सदस्य न हो उसके साथ किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक से या एक से अधिक समितियों का गठन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। 124 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य और उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सही नहीं है। व्यक्ति तो सही नहीं है, इसमें से कौन सा गलत है। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता करते हैं, नहीं ये गलत है। उप मुखिया के चुनाव में मतदाता जो है वो मुखिया नहीं करते हैं। होता है क्या कि जैसे ही ग्राम पंचायत में चुनाव होता है सभी लोग चुन के आते हैं और जो शपथ ग्रहण होता है, फर्स्ट बैठक होता है, उसी में जो ग्राम पंचायत में जितने भी सदस्य होते हैं, वार्ड मेंबर हुए, सरपंच हुए, बाकी मुखिया को छोड़ के जितने भी मेंबर होते हैं वह सभी क्या करते हैं, तो उप मुखिया का चुनाव करते हैं अपना अपना वोट देकर। उप मुखिया का एक अलग से चुनाव नहीं होता है, ठीक है। वह वो सब जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं जो वही अपना चुनाव देकर एक उप मुखिया किसी को बना देते हैं, लेकिन उसमें मुखिया का मत नहीं होता, याद रखिएगा। निर्वाचन में मतों का बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी से होता है। अगर दो उप मुखिया यहाँ पे खड़े हुए हैं और दोनों में बराबर होता है तो लॉटरी के हिसाब से क्या होगा, उप मुखिया का चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। बिल्कुल सही बात है, ये हम बता दिए अभी। और उप मुखिया निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं करेंगे, ये भी सही है। तो केवल ऑप्शन ए गलत है और यहाँ पे जो है वह सही नहीं है, यानी गलत कथन पूछ रहा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना पड़ेगा, उसे जिला पंचायत राज अधिकारी को करना पड़ेगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग जिला परिषद भी बोलते हैं। जिला परिषद जो होता है वह ग्राम पंचायत का पदाधिकारी होता है जिला स्तर पे, और इसी को दे सकते हैं, ठीक है। कितने दिन के अंदर, अगर परित्याग दे दिए उसके 7 दिन के बाद ये अपने पद से हट जाएंगे, इनका जो सदस्यता था वो रद्द हो जाएगी 7 दिन के बाद। अगर 7 दिन के अंदर ये वापस ले लेते हैं तो इनकी जो सदस्यता वो क्या रहेगी, बनी रहेगी। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से का संबंध रखता है। दल बदल विरोध से कौन संबंधित है, तो वह 10वीं अनुसूची संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची को, जैसे मूल संविधान में कितना अनुसूची था, मूल संविधान में जो 8 अनुसूची था, लेकिन 10वीं अनुसूची को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन, 52 जो और संविधान संशोधन था इसमें जोड़ा गया था। कब हुआ था, ये 1985 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे, ठीक है। राजीव गांधी का सरकार था उस टाइम, ठीक है। तो यह 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। हम लोग कभी किसी भी वीडियो में ना पूरा अनुसूची नहीं देखे, आइए इस वीडियो में ना हम लोग पूरा अनुसूची देखते हैं, थोड़ा फास्ट जल्दी। जो पहली अनुसूची है उसमें क्या बताया गया कि भारत का जो भी राज्य है, ड्यूटी है, उसके बारे में बताया गया। दूसरी अनुसूची में वेतन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित है। और जो चौथी अनुसूची है, ठीक है, जो भारत का इसमें जो चौथी अनुसूची है इसमें क्या बताया गया, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में किस राज्य का कितना सीट होगा, राज्यसभा के सीटों से संबंधित चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची। और 5वीं अनुसूची की बात करें तो एससी एसटी के क्षेत्र के जो प्रशासक है उससे संबंधित है। छठी अनुसूची में किससे संबंधित है, तो छठी अनुसूची में 3 राज्य याद रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है, माफ कीजिएगा मिजोरम होगा। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जो 4 क्षेत्र के जो अनुसूचित जाति और जनजाति है इनके प्रशासक से संबंधित है। और 7वां नंबर में क्या संबंधित है, 7वां नंबर में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा 7वां अनुसूची में। 8वां अनुसूची भाषा से संबंधित है, भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है वह भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। इसको फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में हमारे संविधान में जोड़ा गया था। जो 10वीं अनुसूची ऊपर हम लोग देख लिए दल बदल से संबंधित है और 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसको कब जोड़ा गया था, इसको 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था, 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था। और जो 12वीं अनुसूची है किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। और इसको कब जोड़ा गया था, इसको 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। ग्राम पंचायत जो 11वीं अनुसूची है इसमें कितने विषय है, 29 विषय है। और 12वीं अनुसूची में 18 विषय है। इतना फैक्ट काफी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग 127 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने में मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित कर दिया जाएगा, 14 दिन बाद। 14 दिन बाद पारित कर दिया जाएगा। कोई भी धन विधेयक अगर विधानसभा या राज्यसभा में जाता है तो अगर 14 दिन तक वो लोग पारित नहीं करते हैं तो उसको पारित मान लिया जाएगा, ठीक है। राज्यसभा अगर कुछ भी इसमें बोलते हैं तो कोई मान्य नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें सेंटर में,
सेंटर में, ठीक है, और स्टेट में। तो जो धन विधेयक है, धन विधेयक को लेकर लगभग सेम प्रावधान है धन धन विधेयक को। इसमें भी जो सेंटर में है उसमें लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका वैल्यू रहता है, इंपोर्टेंस रहता है, वो जो बोलेंगे वही होगा। और जो स्टेट में होता है वह विधान परिषद जो होता है, विधान परिषद, इसके जो है इनका वैल्यू रहता है। आप ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 127 का। ठीक है, जो विधान परिषद है, विधान परिषद भारत के 6 राज्य में है, याद रखिएगा। भाई भाई है 6 राज्य, जैसे बिहार, यूपी और बिहार, भाई भाई, ठीक है, यूपी और बिहार। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों भाई भाई, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। और जो कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये 6 राज्य में है, दोनों भाई भाई। तो 6 राज्य में है कौन सा विधान परिषद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था। जो मौलिक अधिकार है इसको किस संविधान, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। वर्तमान में भारत में 11 मौलिक अधिकार है। जो इस समय जो 42वां संविधान संशोधन 1976 पे जोड़ा गया था, केवल 10 मौलिक अधिकार ही जोड़ा गया था। सॉरी, मौलिक कर्तव्य, माफ कीजिएगा, 51 ए में केवल और केवल मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। और भाग कौन सा है, भाग 4 ए है, भाग 4 ए है। मौलिक कर्तव्य कितना है, 11 है। और मूल संविधान जब यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, मौलिक कर्तव्य तब 10 जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया, रसिया से लिया गया है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 जोड़ा गया था। 11वां जो जोड़ा गया है, 11वां मौलिक कर्तव्य वह कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था 11वां मौलिक कर्तव्य को लेकर। और यह कौन सा मौलिक कर्तव्य है, इसमें यह बताया गया है कि जो प्राथमिक एवं जो निःशुल्क शिक्षा है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपने माता पिता का यह मौलिक कर्तव्य बनता है, आपका यह कर्तव्य है कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, और जो निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है उसको आप देने के लिए प्रेरित कीजिए, और बच्चे को स्कूल भेजिए, ये आपका मौलिक कर्तव्य बनता है। अब सरकार आपको फ्री में एजुकेशन दे और अपने बच्चे को भेजे ही नहीं, तो ठीक है, तो सरकार का ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है ये देने का, फ्री में शिक्षा देने का मौलिक अधिकार है, सरकार दे रही है आपको। लेकिन आपका मौलिक कर्तव्य बनता है कि आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजिए। नेक्स्ट है 129 नंबर क्वेश्चन। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। 74वां संविधान संशोधन अभी हम लोग ऊपर देख लिए, नगर पालिका से, ऑप्शन बी राइट आंसर। ग्राम पंचायत, 73वां संविधान संशोधन 1992 से है, 74वां 1993 में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन हुआ। ये 2015 में एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर में, इसलिए ये 2014 का करंट पूछ लिया, क्योंकि 2014 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से हटकर एक अलग राज्य बना था। और इसमें पहली अनुसूची में क्या हुआ, और पहली अनुसूची में परिवर्तन हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। बाकी अनुसूची के बारे में डिटेल हम लोग ऊपर ही देख लिए हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है, कौन सा राज्य पार्टी है, राज्य पार्टी है, ये पूछा जा रहा है। राज्य पार्टी मतलब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राज्य की पार्टी है। तो देखिए, जब ये एग्जाम हुआ था 2015 में, इस टाइम में बहुजन समाज पार्टी आंसर होता, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी हो गया। भारत में भी वर्तमान करंट का बता रहे हैं, बिल्कुल करंट में छह कौन है, 6 राष्ट्रीय पार्टी है। कौन कौन सा है, एक तो है आप जो अरविंद, जिसके अध्यक्ष कौन है, अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, झाड़ू है, इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। उसके बाद है भाजपा, भाजपा के अध्यक्ष कौन है, एग्जाम में याद रखिएगा, जगत प्रकाश जगत प्रकाश, जो जगत प्रकाश जो है हड्डा है, इसके जगत प्रकाश है। और इसका क्या है, इसका चुनाव चिन्ह कमल है, भाजपा के। तो आपको पता होगा कांग्रेस का कौन है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, पंजा छाप है, हाथ छाप है, और इसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे है। ठीक है, तो ये 3 पार्टी हो गया जो फेमस पार्टी आप लोग जानते हैं। एक हो गया बहुजन समाज पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, और इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में मायावती है। इसका अध्यक्ष कौन है, मायावती है। ठीक है, ये बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 में हुआ था, काशीराम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, काशीराम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, ये याद रखिएगा। ओह सॉरी, हम लोग इधर राष्ट्रीय पार्टी देख रहे थे, थोड़ा सा टॉपिक से भटक गए। राष्ट्रीय पार्टी देख रहे थे, आप देख लिए, भाजपा देख लिए, कांग्रेस देख लिए, बहुजन समाज पार्टी देख लिए। 2 और पार्टी का आपको नाम याद रखना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नाम याद रखना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी याद रखना है। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और एक हो गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये टोटल कितना हो गया, 1 2 3 3 4 और एक 5 हो गया। ठीक है, एक बहुजन समाज पार्टी, आप याद रखिएगा। टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टी होना चाहिए, इसमें 2 4 5 6। ठीक है, इसमें टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टी है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। 132 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक होता है जो छठा नंबर है नेशनल पीपुल्स पार्टी है, ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है, जिसका जो चुनाव चिन्ह क्या है, बुक है, और इसके अध्यक्ष कॉनराड संगमा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन है? जीवी मावलंकर है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर है, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। बाकी लोकसभा से रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। चलिए 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष, अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है, इसको जान लेते हैं, कौन है? ओम बिरला है, ओम बिरला है। नेक्स्ट हम लोग 133 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन और विधान परिषद नहीं है? इनमें से किस राज्य में नहीं है? तो यह पश्चिम बंगाल में नहीं है। विधान मंडल यानी विधान परिषद पश्चिम बंगाल में नहीं है, लेकिन 2020 में ही विधान पश्चिम बंगाल जो है वह विधान परिषद के लिए मांग किया था, लेकिन संसद के द्वारा पास नहीं किया गया। बाकी इसमें है महाराष्ट्र और कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश बिहार में है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश भी क्या किया था, 2021 में अपने यहाँ से विधान परिषद खत्म करने का मांग किया था संसद के द्वारा, लेकिन संसद से अभी अनुमति नहीं मिली है। 134 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा के 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? राज्यसभा की 16 सीटें बिहार में है, और लोकसभा के 40 सीटें हैं। राज्यसभा और लोकसभा की सीटें के यहाँ पे बात की जा रही है। राज्यसभा और लोकसभा की सीट की बात की जा रही है, तो सबसे ज्यादा राज्यसभा लोकसभा की सीट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, और राज्यसभा की सर्वाधिक यहीं पे है, 31 सीट है, राज्यसभा का भी यहीं पे, ठीक है। अच्छा, विधान परिषद का, बिहार में विधानसभा, बिहार की बात आ रहा है, तो बिहार के विधानसभा में कितनी सीटें है? बिहार के विधानसभा में 243 सीट है, और विधान परिषद में कितना सीट है? विधान परिषद में 75 सीट है। और यूपी के विधानसभा में कितने सीट है? यूपी के विधानसभा और विधान परिषद में कितने सीट है? यूपी के विधानसभा में 403 सीटें हैं, 403 सीटें, और विधान परिषद में 100 सीट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक। 135 नंबर क्वेश्चन, 2011 में जनगणना बिहार के अनुपाती आबादी कितना था? लगभग 10 करोड़ था। एग्जैक्ट अगर आप आबादी देखेंगे तो 10 करोड़ 40 लाख 99,452 व्यक्ति यहाँ पे है बिहार में, ठीक है। जो पूरे देश का कितना है? 8.60% है पूरे देश का। और नगरीय जनसंख्या किसमें कितना है? नगरीय जनसंख्या है लगभग 88.71%, और ग्रामीण जो माफ कीजिएगा, ग्रामीण जनसंख्या जो है वह 88.71% है, और जो नगरीय जनसंख्या है 11.29% है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 136 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः विधानमंडल की ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो यह 1/3 होनी चाहिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो निचले सदन की कुल संख्या का कितनी होनी चाहिए? मतलब 1/3 होना चाहिए। सबसे पहले ऊपरी सदन कौन होता है? ऊपरी सदन जैसे राज्यसभा हो गया केंद्र में, और स्टेट में हो गया विधान परिषद, ठीक है। और निचला सदन कौन होता है? ये सेंटर में होता है लोकसभा, और राज्य में होता है विधानसभा, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो ऊपरी सदन में जो कुल सदस्य होंगे, जो निचली सदन के कितना होंगे? 1/3, 1/3 होंगे, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। और किसी भी विधानसभा में 500 से अधिक मेंबर नहीं रह सकते हैं, और 60 से कम नहीं रह सकते हैं मेंबर, और विधान परिषद में 40 से कम मेंबर नहीं रह सकते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? बिहार राज्य में 38 जिले हैं, अभी भी 38 जिले, और जब पूछा गया था तो उस टाइम भी 38 जिले था। 38वां जिला कौन है? अरवल है। कौन है? अरवल है 38वां जिला। अच्छा, भारत में जो नौ प्रमंडल है, देख लीजिए, 9 प्रमंडल है, माफ कीजिएगा, बिहार में 9 प्रमंडल है, ठीक है। 101 अनुमंडल है, 101 अनुमंडल है, और 534 क्या है? प्रखंड है, 534 प्रखंड है, 534 17 नगर निगम है। कितना? 17 नगर निगम है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के सीमा पर तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा कब बनाया गया था? 1914 में बनाया गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच। या अरुणाचल प्रदेश की तरफ पड़ता है मैकमोहन रेखा, अरुणाचल प्रदेश जो चीन से बॉर्डर लगता है वहां पे, ठीक है। डुरंड रेखा कब बनाया गया था? डुरंड रेखा जो है वह 1893 में बनाया गया था, डुरंड रेखा। चलिए, बाकी बॉर्डर से संबंधित तो डिटेल में हम लोग बहुत सारे वीडियो में देख चुके हैं। 139 नंबर, फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? फीफा विश्व कप 2014 का जो आयोजन हुआ था, ये ब्राजील में हुआ था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये उस टाइम का क्वेश्चन है। 2022 में कहाँ हुआ था? 2022 में कतर में हुआ था। अब 2026 में होगा। 2026 में कहाँ होगा? यूएस में होगा, कनाडा में होगा, यूएस, कनाडा और मैक्सिको में होगा। यूएस, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 देश के मिलाकर होगा फीफा वर्ल्ड कप। फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। जो 2020-22 में हुआ था, इसमें अर्जेंटीना विजेता रहा था, अर्जेंटीना, और फ्रांस हार गया था।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, ब्लड कैंसर को ल्यूकोमिया के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ल्यूकोमिया। जो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 141 नंबर क्वेश्चन, मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है श्री हरिकोटा। ठीक है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान जो 2 था यहाँ अच्छा मंगलयान का बात हो रहा है ना, मंगलयान 2, मंगलयान 2 जो है वो 2024 में लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। ये अपकमिंग मिशन में इसरो के द्वारा दिया गया था। भारत एकमात्र दुनिया का देश था जो एक ही प्रयास में मंगल के जो कक्षा है उसमें पहुंचने वाला था। तो 2024 में मंगल पे मिशन जाएगा, उसमें रोवर भी रहेगा, उसमें रोवर और लैंडर भी रहेगा, यानी जो मंगल के सतह पे है वह लैंड भी करेगा अपना रोवर, और फिर हम लोग इतिहास रचेंगे। जो चंद्रयान 3 है, हाल ही में चंद्रयान 3 यही श्री हरिकोटा से भेजा गया। जो भारत जो है वह चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पे, चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला भारत जो है कौन सा राज्य देश बन गया? दुनिया का पहला देश बनेगा, और चंद्रमा पर जाने वाला दुनिया का चौथा देश बनेगा लैंड करने वाला। और ये चंद्रयान 3, जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 क्या क्या खोज किया है? वहाँ पे ऑक्सीजन का खोज किया, वहाँ पे भूकंप भी काफी पता लगाया, वहाँ सल्फर का खोज किया, सोडियम का खोज किया चंद्रमा के सतह पे। नेक्स्ट 142 नंबर क्वेश्चन, उस देश को इंगित कीजिए जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से? तो म्यांमार से नहीं गुजरती, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चीन के तिब्बत से, बांग्लादेश से और भारत से गुजरती है। ब्रह्मपुत्र के बारे में डिटेल हम लोग देख चुके हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? बैडमिंटन से जुड़ी हुई है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो टेनिस है, ठीक है, यहाँ पे जो टेनिस ऑप्शन में दिया गया है, टेनिस ऑप्शन में दिया गया, टेनिस का एक टेनिस से कौन संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है अपना खिलाड़ी कौन? सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 144 नंबर क्वेश्चन, कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो कीनन स्टेडियम है जमशेदपुर में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, और कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में, और कुछ और स्टेडियम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे कटक दिया हुआ है, कटक में बारामती स्टेडियम है। कौन है? बारामती स्टेडियम कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है बारामती स्टेडियम। एक फेमस स्टेडियम है भारत का जो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। कोलकाता में कौन सा स्टेडियम स्थित है? कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है। ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है ईडन गार्डन, ये याद रखिएगा। ठीक है, मुंबई में एक और स्टेडियम मुंबई का याद रखिएगा, ब्रोबॉर्न, ब्रोबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी कौन सा है, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो फिजी की राजधानी सुगा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फिजी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है फिजी। पोर्ट लुइस यहाँ पे, पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। पारामारिबो है, पारामारिबो किस देश की है? सूरीनाम की राजधानी सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है। किंगस्टन किस देश की राजधानी है? सेंट सेंट विंसेंट की राजधानी क्या है? किंगस्टन है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन, शूद्रक ने मृक्ष कटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में थी। मृक्ष कटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी के छोटे गाड़ी को मृक्ष कटिकम कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर है, कुचिपुड़ी किस देश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस देश का लोक माफ कीजिएगा, यहाँ पे किस राज्य का होगा, किस प्रदेश पूछा जा रहा है। तो जो कुचिपुड़ी है वह आंध्र प्रदेश की है, ऑप्शन सी राइट आंसर आंध्र प्रदेश की। बाकी भारतनाट्यम कहाँ से स्थित है? भारतनाट्यम तमिलनाडु से स्थित है। महाराष्ट्र का कोई शास्त्रीय लोक नृत्य नहीं है। शास्त्रीय लोक नृत्य की बात हो रहा है। केरल का दो शास्त्रीय नृत्य, एक कथकली है और एक मोहिनी अट्टम है। कथकली और मोहिनी अट्टम है। बाकी ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है, ओडिसी जो है ओडिशा का होगा। और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुरी मणिपुर से संबंधित होगा, ये भी नाम से पता चल रहा है। 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखा गया था? तो जो गोरा पुस्तक था यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, आर एन टैगोर के द्वारा लिखा गया था। बाकी गोदान, गबन और रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, चलिए मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा एक पत्रिका निकाला गया था जिसका नाम था हंस पत्रिका, इसके संस्थापक भी मुंशी प्रेमचंद्र थे। 149 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया था? 2014 में किसको? एक तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था और एक दिया गया था प्रोफेसर CN राव को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में किया गया था और 1954 में सबसे पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ठीक है, सी राजगोपालाचारी को दिया गया था और CV रमन को दिया गया था, 3 लोगों को दिया गया था। 2 विदेशी को, देखिए विदेशी
में थोड़ा कहीं 3 मिलेगा, कहीं 2 मिलेगा, क्योंकि हुआ क्या था, मदर टेरेसा को भी दिया गया भारत रत्न, मदर टेरेसा को भी भारत रत्न दिया गया। इनका जन्म 1905 में हुआ था, लेकिन ये क्या किए थे 1929 में क्या हुआ था, 1929 में ये आ गए थे भारत में। और जन्म कहाँ हुआ था, 1905 में मेसिडोनिया में इनका जन्म हुआ था। तो इनको भी भारत रत्न दिया जा चुका है। इनका 123 देश में इनका जो है इनका अभियान चलता था, जो जो लोग गरीब लोग थे, जो बच्चा पढ़ नहीं पाते थे, उनको शिक्षित करने के लिए 123 देश में चलता था। बाकी दो लोग यहाँ पे कौन कौन से, नेल्सन मंडेला थे, इनको भारतीय ही जो है इनको भारतीय ही माना जाता है, मदर टेरेसा को, ठीक है, तो इसको विदेशी में नहीं जोड़ा जाता है। बाकी हम बता दिए मैसिडोनिया से रहने वाली हैं। जन्म इनका मैसिडोनिया में हुआ था 1905 में। बाकी दो लोग, नेल्सन मंडेला याद रखिए, नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के यहाँ पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनको भारत रत्न दिया जा चुका है विदेशी में। और एक अब्दुल गफार खान को, जो पाकिस्तान से संबंधित है, इनको भी भारत रत्न दिया जा चुका है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 150 नंबर क्वेश्चन, भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन, एक फिल्म जो हाल ही में प्रदर्शित हुई है, औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग यहाँ पे सेट 4 का टोटल 150 क्वेश्चन, टोटल जो 90 क्वेश्चन था, 90 को 90 नहीं 70 क्वेश्चन था, 70 क्वेश्चन को हम लोग डिटेल डिस्कशन के साथ कंप्लीट कर लिए। वीडियो थोड़ा बहुत फास्ट भी रहता है, बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि डिटेल डिस्कशन में इतना करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो फास्ट लगता है तो थोड़ा स्लो करके देख लीजिए। अगर वीडियो में कहीं भी कुछ भी डाउट होता है, कहीं कुछ मिस्टेक होता है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके कमेंट को पिन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम सुधार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।